नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकार ने इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू को लेकर एक गाइडलाइन जारी की। अपने आप में ये पहली इस तरह की गाइडलाइंस है। इसमें कहा गया है कि किन परिस्थितियों में मरीज को आईसीयू दिया जाना चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं। हालांकि ये महज सुझाव है, इसका निर्णय डॉक्टर पर ही छोड़ा गया है। लेकिन क्योंकि ये पहली बार इस तरह की गाइडलाइंस आई हैं, जरा इसलिए आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीयू के नियम लाने की आवश्यकता क्या थी। देखिए, बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि बिना किसी वजह के डॉक्टर्स जो है आईसीयू में पेशेंट को डाल देते हैं। आईसीयू में डालने के बाद अनाप शनाप खर्चे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिनको एक्चुअल में आईसीयू की आवश्यकता होती है उन्हें आईसीयू नहीं मिलता। बहुत सारी शिकायतें आईसीयू को लेकर थी। और आईसीयू मतलब एक ऐसा लम्हा जब ऑलमोस्ट एक व्यक्ति और उसके परिवारजन ऐसी स्थिति में नहीं होते कि वो कुछ बड़ा निर्णय ले पाए। यही सब जो गड़बड़ हो रही थी, इसे रोकने के लिए बड़े महत्वपूर्ण ये सुझाव आए हैं। विस्तार से आपको आगे बताएंगे, इस पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने पहली बार अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इसे क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 24 डॉक्टरों के एक्सपर्ट पैनल ने तैयार किया है। गाइडलाइन में उन मेडिकल परिस्थितियों को बताया गया है कि कब मरीज को आईसीयू में एडमिट करना है और कब नहीं। खासकर सर्जरी के बाद के मामलों में हालत बिगड़ने की आशंका और जटिल सर्जरी के मामलों में मरीज को आईसीयू में भर्ती करने की सिफारिश की गई है। साथ ही उन मरीजों को आईसीयू नहीं देने की बात कही गई है जिन्हें इसकी खास जरूरत नहीं होती या जिनकी हालत में सुधार की कोई उम्मीद नहीं होती। दरअसल आईसीयू में भर्ती के लिए पहले भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था, किन मरीजों को भर्ती किया जाए और किन्हें नहीं। लेकिन कई अस्पतालों में इसे लेकर अनदेखी पाई गई है। ऐसे में सरकार की इस गाइडलाइन को अहम माना जा रहा है। हालांकि ये गाइडलाइन बाध्यकारी नहीं है और डॉक्टर के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि किसे आईसीयू मिलना चाहिए और किसे नहीं। फिलहाल तो गाइडलाइन में सिफारिश की गई है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत, हार्ट अटैक, खून की उल्टी हो रही है तो इन हालातों में मरीज को आईसीयू बेड मिलना चाहिए। वहीं मेजर और जटिल सर्जरी से गुजरने वाले मरीज को भी आईसीयू देने की बात कही गई है, क्योंकि ऐसे मरीजों को 24 घंटे निगरानी में रखने की जरूरत पड़ती है ताकि मरीज के पल्स रेट, हार्ट रेट, बीपी की पूरी निगरानी रखी जा सके। गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ मरीज के कहने पर डॉक्टर कोई निर्णय न ले। जब डॉक्टर को ऐसा लगे कि मरीज को ट्रीटमेंट के हिसाब से आईसीयू में रखना है, तभी वो आईसीयू बेड अलॉट करे। आमतौर पर सामान्य बेड के चार्ज के मुकाबले आईसीयू बेड का चार्ज 5 से 10 गुना तक ज्यादा होता है। ऐसे में कई ऐसी शिकायतें भी सुनने को मिलती है कि अस्पताल ने पैसा बनाने के लिए मरीज को बेवजह ज्यादा समय के लिए आईसीयू में रख दिया। इससे मरीज के इलाज का खर्च बढ़ जाता है। वहीं कई बार तो मरीज की गंभीर हालत समझकर तीमारदारों की ओर से आईसीयू देने की मांग की जाती है। ऐसे में गाइडलाइन में कहा गया है कि डॉक्टर दबाव में आने की बजाय मरीज को इस बात के लिए राजी करे कि आईसीयू लेने की कोई जरूरत नहीं है, मरीज सामान्य इलाज से ठीक हो सकता है। दरअसल आईसीयू संबंधी गाइडलाइन की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि देश में आईसीयू बेड्स की कमी है। इसके लिमिटेड रिसोर्स हैं। देश भर में महज 1 लाख के करीब आईसीयू बेड मौजूद हैं। ऐसे में किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में ही अस्पताल और डॉक्टर का दायित्व है कि जरूरत पड़ने पर किसी मरीज को आईसीयू बेड मिलने में दिक्कत न आए और बेवजह किसी को आईसीयू में न रखा जाए। फिलहाल तो सरकार ने अपनी ओर से गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इसे निभाने की जिम्मेदारी अस्पताल और डॉक्टरों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आर के मणि हमारे साथ हैं, क्रिटिकल केयर विभाग, यशोदा हॉस्पिटल। डॉक्टर मणि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मणि उन एक्सपर्ट्स के लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने ये गाइडलाइन बनाई है। और इसी एक्सपर्ट कमेटी की एक और डॉक्टर शीला माइत्रा हमारे साथ हैं। ये क्रिटिकल केयर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर माइत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ हैं बिजॉन मिश्रा, जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं और फाउंडर हैं पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव के। बहुत बहुत स्वागत है बिजॉन साहब आपका भी हमारे शो पर। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर मणि आपसे करना चाहूँगा। सर, ये क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि आईसीयू को लेकर नियम लाने पड़े? किस तरह की शिकायतें आपको मिल रही थी? ऑब्जर्वेशंस क्या थे सर? बेसिक आधार क्या है इन गाइडलाइंस का? हाँ, ये 2-3 वजह है। वो बहुत खूबसूरत से उसे संक्षिप्त रूप में बताया रिपोर्ट में। पहला तो ये है कि ये एक
प्रेशियस कमोडिटी है, रिसोर्स है, दुर्लभ है। उन्होंने बताया कैसे सारे विस्तार देश में सिर्फ 1 लाख आईसीयू हैं, करीब करीब इससे 10-15 गुना ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है आईसीयू की ना। इस परिस्थिति में हमें किफ़ायती से और जुडिशियसली, जो कहते हैं ना, विवेक से इस्तेमाल करना है इस रिसोर्स को। क्या होता है, कई बार डॉक्टर और फैमिलीज, पेशेंट्स के बीच में भरोसा उठ गया है। आपने बताया कि कई बार ये शक होता है, आशंका होता है कि वो केवल पैसे बनाने के लिए रखा जाता है, जब ज़रूरत नहीं है वैसे ही रखा जाता है, या उनको लगता है कि हमें बेड नहीं मिल रहा जिससे कि मेरे मरीज़ का जान खतरे में है। सो ये सब शंकाएं भी दूर करना, अगर हम किफ़ायती से इस्तेमाल करें और एक कम्युनिकेशन हो, एक वार्तालाप हो परिवारों के और पेशेंट्स के और डॉक्टरों के बीच में, इसको ये जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना है। और दूसरी बात, एक स्पष्ट रूप से कोई हमारे पास कोई गाइडलाइन है, तो फिर ये जो विश्वास जो है वो फिर से बन सकता है। तो संक्षिप्त रूप में ये मैं ही कहूँगा, ये 2 वजह है। इम्पोर्टेंट काम है कि हम पैसे की खर्चे, दूसरी बात ज़रूरत को भी देखें, हाँ, और तीसरी बात ये जो भरोसा है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कड़ी है जो आपने कहा। एब्सोल्युटली, ये जो भरोसा है, ये जो ट्रस्ट है। और कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स और पेशेंट्स के जो साथ आए हुए लोग होते हैं, उनके तीमारदार होते हैं, वो आमने सामने आ जाते हैं, एक बड़ी सी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है जो कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं क्योंकि एक स्पष्ट गाइडलाइन का अभाव होता है। जैसा हमने रिपोर्ट में भी बताया कि ये कोई नियम नहीं है जो बिल्कुल लागू करने हैं, डॉक्टर्स के विवेक पर छोड़ा गया है, लेकिन कम से कम एक आधार तैयार कर दिया गया है इन गाइडलाइंस के जरिए। डॉक्टर माहेत्रा, आपसे भी मैं ओपनिंग रिमार्क लूँगा, कितना इम्पॉर्टेंट होगा ये? और एक चीज़ जो हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, ये गाइडलाइंस ये अभी भी डॉक्टर के ऊपर छोड़ा गया है, तो ऐसे में इन गाइडलाइंस के आने के बाद क्या, अगर ये कई बार क्योंकि इस तरह के सवाल उठते हैं कि आपने बाध्यकारी अगर नहीं बनाया है तो स्थिति कहीं जस की तस ना रह जाए, तो आप क्या आशान्वित हैं कि स्थिति बदलेगी इन गाइडलाइंस के बाद? देखिए, सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक वो ये रिपोर्ट में और जो डॉक्टर मनी ने बहुत अच्छे रूप में इसका वर्णन किया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और डीजीएचएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है, और ये इसलिए है कि पहले भी इंटेंसिविस्ट जो आईसीयू के डॉक्टर थे, हर एक आईसीयू में अपना प्रोटोकॉल रहता है कि कौन से पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए, कौन से पेशेंट को एडमिट किया जाना चाहिए। लेकिन अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट पे है, और जैसे आप जानते हैं वाइड वेरिएशन होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इंडिया में बहुत लेवल्स ऑफ आईसीयू होते हैं, बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, और इसके लिए एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन जो है, जो बनाया गया है, ये केवल डॉक्टर के लिए नहीं है, पेशेंट और पेशेंट के फैमिलीज भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा कदम है इस डायरेक्शन में। और हम पहले भी ये कर रहे थे, लेकिन अभी ये क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है, और नॉट जस्ट ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो आईसीयू बेड की। जैसे आपने ऑलरेडी बताया है, बहुत कम आईसीयू बेड्स है इंडिया में, और आईसीयू केयर बहुत एक्सपेंसिव है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीयू बेड किया जाना चाहिए, और सबसे अहम है कि पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट इज इन द सेंटर ऑफ दिस, एंड पेशेंट केयर इज पैरामाउंट। सो जो पेशेंट को सही में आईसीयू बेड क्रिटिकल केयर की जरूरत है, वो पेशेंट को हमें एडमिट करना चाहिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि आईसीयू में पेशेंट ठीक हो जाता है, इसके बावजूद पेशेंट काफी दिन आईसीयू में रहता है। तो क्लियर गाइडलाइंस दिया गया है इसके लिए। और एक एस्पेक्ट जिसमें मैं बताना चाहूंगी कि ये गाइडलाइन में हमने सिर्फ आईसीयू एडमिशन और डिस्चार्ज क्राइटेरिया नहीं बताया है, बल्कि और 3 चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताया गया है। कंसिडरिंग कि आईसीयू की बेड की बहुत शॉर्टेज है, हमने ये भी बताया है कि आईसीयू बेड मिलने तक डॉक्टर या जहां पे भी वो पेशेंट है, उसकी क्या केयर किया जाना चाहिए।
और ये भी डिस्क्राइब किया है कि जब पेशेंट को हम आईसीयू की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो क्या क्या सेफ मेजर्स लेना चाहिए, किसको उसको अकम्पनी करना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से और भी इम्पोर्टेंट है पेशेंट सेफ्टी के नज़रिए से, एब्सोल्युटली। बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट ऑलमोस्ट वेरी बैड कंडीशन में आ जाता है आईसीयू में, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम पेशेंट को आईसीयू में आने के पहले। तो इसका भी हमने इस गाइडलाइन में डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं और ये चाहूंगा कि एक इस पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हाँ, मैं चाहूंगा कि इस पे हम थोड़ा सा और बात करें। जो आप कह रहे हैं कि आईसीयू में लाने से पहले बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन शायद वो नहीं हो पाती और सीधा आईसीयू का एक रास्ता हम अख्तियार कर लेते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा मैं आऊंगा मैम इस पे, लेकिन मैं बिजॉन मिश्रा सबके पास आऊंगा। बिजॉन साहब देखिए, इसमें दो तरह से जो पेशेंट सेफ्टी की बात जो डॉक्टर मणि और डॉक्टर माइत्रा कह रही हैं, वो दोनों की सेफ्टी देखिए जान के लिहाज से भी है और जेब के लिहाज से भी है। हम जानते हैं कि इस देश में किसी परिवार का कोई सदस्य खुदा ना खास्ता किसी कारण से अगर आईसीयू में चला गया, तो ये अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में कि एक आईसीयू में पड़ा हुआ आदमी, व्यक्ति, उसके परिवार को कितनी तेजी से मिडिल क्लास से बिलो पॉवर्टी लाइन ला सकता है। उसका घर बार भी बिक सकता है, उसको प्रॉब्लम आ सकता है, उसको माली हालत खराब हो सकती है। ये हम जानते हैं क्योंकि खर्चा इस तरह का है। तो ऐसे में ये एक कंज्यूमर के लिहाज से आप कितना आशान्वित हैं कि इन गाइडलाइन से कुछ बदलाव आएगा? बिजॉन मिश्रा। हम तो कहेंगे, पहले तो हम आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसको पब्लिक डोमेन में एक डिस्कशन में लाए हैं, ताकि आम लोगों को पता लगे कि आईसीयू गाइडलाइन है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आईसीयू गाइडलाइन में हम पेशेंट की तरफ से देखे हैं, यह है कि एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो क्रिटिकल केयर, जो आईसीयू को मैनेज करेंगे, उसका एक डेफिनेशन, उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्योंकि हम लोग हर समय एज पेशेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको केयर कौन दे रहा है, वेदर ही इज क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, वेदर ही इज कॉम्पिटेंट, नॉट कॉम्पिटेंट। तो अब इस गाइडलाइन के तहत एक क्वालिफिकेशन का मापदंड आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, एक स्टैंडर्ड बन गया है। मतलब आईसीयू इंडिया में क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, क्या प्रोसेस, क्या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने लोग ने कहा, जो 24 डॉक्टर बैठ के ऑल ओवर इंडिया से इसको बनाए हैं, वो लोग सब फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब इस गाइडलाइन को लेकर ये 24 डॉक्टर बैठकर एक ऐसा एक मापदंड बनाए हैं जो आम आदमी समझ सकेंगे कि किसको एडमिट करना चाहिए, किसको नहीं एडमिट करना चाहिए, किसको डिस्चार्ज करना चाहिए, कब डिस्चार्ज करना चाहिए, कैसे कंसेंट लेना चाहिए, कैसे उनको एक पारदर्शिता लाना चाहिए प्रोसेस में, एक अकाउंटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं। तो मेरा केवल एक ही जो बात है ओपनिंग रिमार्क्स में, कि ये डॉक्यूमेंट इज एक्सीलेंट, हैज बीन मेड, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है। लेकिन इसमें केवल एक ही चीज जो मिसिंग है, वह है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे लाएंगे। ये जो मापदंड अब बनाए हैं, इसको अकाउंटेबल कैसे करेंगे पेशेंट के लिए। क्योंकि हम लोग हर समय कहते हैं पेशेंट फर्स्ट, पेशेंट इज एवरीथिंग, बट एक आम पेशेंट को कैसे वो भरोसा हो, क्योंकि ये इसलिए लाया गया है ताकि आईसीयू अफोर्डेबल हो, आईसीयू एक्सेसिबल हो। हमको जब जरूरत है, हमको चाहिए उस समय, हमको ये नहीं चाहिए एक दिन बाद, हमको चाहिए अभी। तो हमको कैसे मिलेगा? सो नेचुरली देयर हैज टू बी एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, एक ऐसा सेल होनी चाहिए जहां पर एक पारदर्शिता लाना चाहिए उस सेल के अंदर, कि हम कैसे एडमिट कर रहे हैं आईसीयू में, कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, किसको ला रहे हैं, वेदर इन्फ्लुएंस इज बीइंग यूज्ड टू कैप्चर द बेड्स, वीजा वी जिसको मोस्ट क्रिटिकल है, जिनको जरूरी है। एक आम आदमी जो बहुत गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, उनको आईसीयू कैसे मिलेगा? इसका जो पारदर्शिता लाने का जो जरूरी है, इसीलिए सरकार ने सोचा कि एक स्टैंडर्ड बनाया जाए। एब्सोल्युटली सर। कि किस ढंग से डिस्चार्ज होगा, किस ढंग से एडमिशन करेंगे आईसीयू में, कैसे हम डॉक्यूमेंट रखेंगे, किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, पेशेंट के साथ कैसे वार्तालाप करना है, ताकि उनको हम समझा सके कि आपको आईसीयू को जरूरत नहीं है, आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको आईसीयू चाहिए। तो इस ढंग के जो क्वेश्चंस आते हैं पेशेंट्स के केयर गिवर के पास, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं,
इस मापदंड से हम सोचते मुझे लगता है काफी स्पष्टीकरण आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा सर, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुझे आईसीयू अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इस सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या मुझे आईसीयू की आवश्यकता है या नहीं। मैं भावनात्मक रूप से तो कह देता हूं कि आईसीयू में भेजिए, आईसीयू में भेजिए, क्योंकि हमें लगता है कि आईसीयू एक ऐसी जगह है जहां से किसी भी स्टेज का आदमी वापस आ सकता है, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता। दिक्कत सिर्फ एक आती है कि डॉक्टर्स या जो उस वक्त पीपल ऑन ड्यूटी हैं वो समझा नहीं पाते पेशेंट को कि आपको आवश्यकता है या नहीं है, और यही टसल की स्थिति यहीं से उत्पन्न होती है। और फिर हम देखते हैं बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमने देखे पास्ट में। बट ये एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, इस पर चर्चा अभी बाकी है। थोड़ा और सवाल पूछेंगे हमारे मेहमानों से और क्लैरिटी लेंगे। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ा कदम उठाया गया है और अब आईसीयू नियम आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, कैसे ये आप लोगों के काम की गाइडलाइंस हैं और इससे आईसीयू में सूरत हाल कैसे बदलेगा डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच में, इसी पर हो रही है आज की चर्चा। डॉक्टर मणि, अब थोड़ा सा क्रिटिकल साइड में जो बेजॉन मिश्रा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होगी, क्योंकि हम जानते हैं गाइडलाइंस हैं, इनका पालन अगर नहीं भी हुआ तो भी हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम किसी को अकाउंटेबल ठहरा पाएं। तो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी सर? देखिए, ये तो एक फ्रेमवर्क बना है जो एक बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स बनाता है। रेगुलेशन तो गवर्नमेंट का जॉब है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बॉडी जो हैं उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एंड एक सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया जाएगा जिसमें कि ये कैप्चर कर पाएँ कि कैसे ये कंप्लायंस हो रहा है इन गाइडलाइंस के साथ या नहीं हो रहा। वो अलग प्रश्न है। दूसरी बात, ऑफ कोर्स क्लिनिकल जजमेंट जो किया जाता है, डॉक्टरों की जो अनुमान जो है वो भी तो इसके साथ जुड़ना है। गाइडलाइन बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट कोड नहीं हो सकता, गाइडलाइन को गाइडलाइन ही कहा जाता है। पर जब बेस्ट प्रैक्टिस से स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं, डॉक्टरों की सोच बदलती है और आईसीयूज़ के कल्चर बदलते हैं और इनसे जो पब्लिक का अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस भी बदलता है, तो मेरे ख्याल से तो ये कदम बहुत महत्वपूर्ण रहा है जी। और इसके बाद अगर गवर्नमेंट अगर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म डेवलप करे तो और भी अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर मणि, क्या आप लोगों की रिकमेंडेशन में बेड्स की संख्या पर भी सरकार को कहा गया है कि बढ़ाया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सारा टसल इसलिए भी होता है क्योंकि पर्याप्त संख्या नहीं है, और कोविड में तो हमने देखा कि क्या स्थिति थी बेड्स की। तो क्या इन गाइडलाइंस में किसी सरकार को भी कोई इशारा है कि वो भी संख्या बढ़ाने की ओर सोचे? वो हमारा ब्रीफ नहीं था। ओके। पर गाइडलाइंस इसके हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के तहत गाइडलाइंस पब्लिश हुए हैं पहले। आईसीयू में रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए, उसके बेड के अराउंड कितना स्पेस होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या रेशियो होनी चाहिए नर्स पेशेंट की, ये सब अलग तरीके से और गाइडलाइंस हैं। मेरा मतलब है इसमें तो एक प्रिसाइज ब्रीफ था हमारा एडमिशन और डिस्चार्ज का। ऑल राइट सर, मुझे लगता है कि एडमिशन और डिस्चार्ज के ये नियम ही आ जाएं, ये कायदे अगर बन जाएं तो एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप हाइजीन जो है वो मेंटेन हम कर सकते हैं, वो जो वहाँ पर कियोस्क हम देखते हैं। लेकिन डॉक्टर मात्रा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत बार तीमारदारों की शिकायत ये होती है क्योंकि आईसीयू में हर किसी को आने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वो एक मेडिकल प्रोटोकॉल है, वो ज़रूरी भी है। तो कम्युनिकेशन का एक गैप रह जाता है और उस कम्युनिकेशन के गैप होने के बाद तरह तरह की भ्रांतियाँ, शक, चिंता, और फिर वो बाद में एक ऐसा डिप्रेसिंग माहौल बनाते हैं कि क्लैशेस हो जाते हैं। तो क्या कम्युनिकेशन को लेकर भी इन गाइडलाइंस पे कुछ कहा गया है या इन जनरल कुछ किया जा सकता है? कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, बिकॉज मेजॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब भी कम्युनिकेशन सही नहीं होता है और टाइम नहीं दिया जाता है। इस गाइडलाइन का ब्रीफ तो ये नहीं था, तो हम कम्युनिकेशन पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एटलीस्ट ये ब्रॉड फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, एटलीस्ट ये एक काइंड ऑफ ब्रीफ है कि
किसको हमें एडमिट करना चाहिए, कब डिस्चार्ज करना चाहिए। तो काफ़ी मिसकम्युनिकेशन जो होता है वो ये पढ़ के क्लैरिफाई हो सकता है एटलीस्ट पेशेंट्स और फैमिलीज के मन में, एंड ऑल्सो विद द डॉक्टर्स। और इसकी Absolutely, ब्यूटी ये है कि ये जो डॉक्टर्स 24 डॉक्टर है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स नहीं है। ये देश के विभिन्न वो हॉस्पिटल्स के हैं जो स्मॉल नर्सिंग होम से लेके बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सबके रिप्रेजेंटेटिव्स है। और ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है वेरियस हेल्थ केयर सेटिंग्स के नीड्स और सिचुएशन को देखते हुए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए, मैम ऐसे ये बनाने के लिए। यस मैम, लेकिन आपका अपना अनुभव क्या कहता है मैम? देखिए ये तो एक बहुत काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी इन गाइडलाइंस के बावजूद, लेकिन जी। कम्युनिकेशन का एक इशू है। आप क्रिटिकल केयर को लंबे अरसे से आपका अनुभव है क्रिटिकल केयर में, आपको क्या लगता है मैम कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए ये कम्युनिकेशन का क्राइसिस जो पैदा ना हो? मेरे हिसाब से डेली हर पेशेंट के फैमिली और उनके एसोसिएट से डेली पेशेंट के कंडीशन के बारे में बात करना चाहिए और एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स बहुत बिजी हो जाते हैं और उतना समय नहीं दे पाते, बट ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो जो कम्युनिकेशन गैप रह जाती है उससे बहुत मिसट्रस्ट पैदा होता है। तो पेशेंट्स का क्या कंडीशन है, आपका क्या प्लान है, ये डेली बेसिस पे कभी भी व्हेनेवर द डॉक्टर के पास टाइम है ये डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। और उनके साथ एक रैपो बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि हर फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स आके बात करते हैं, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि एक रिप्रेजेंटेटिव को असाइन करें और हम कहें कि डेली हम इस रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे और फिर वो जाके आप बाकी परिवार के सदस्य से ये कम्युनिकेट करें। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली व्हेन पेशेंट इतना क्रिटिकली इल होता है और उनकी कंडीशन समटाइम्स इन मिनट्स एंड आवर्स बदतर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट से फैमिली से कम्युनिकेट करना। एब्सोल्युटली। प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा, ये जितना क्रिटिकल एक पेशेंट और उसकी फैमिली के लिए है, उतना ही क्रिटिकल जो आईसीयू के लोग हैं जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, ये उनकी सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैशेस अनफॉर्चुनेटली उनकी सेफ्टी पर भी कई बार सवाल उठा देते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एंगल इसमें इतना स्पष्ट तरीके से अभी इस पे समाहित नहीं किया गया है, लेकिन ये गाइडलाइंस हैं। आपको क्या लगता है सर कि ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ये इसका अगला चरण होना चाहिए सर? दीपक, ये कोई बात नहीं है कि फिक्स होनी चाहिए। यू सी व्हाट हैपेंस, कोई भी गाइडलाइन आप बनाते हैं वो वॉलंटरी होता है। और जब भी आप कुछ वॉलंटरी बनाते हैं उसमें वो मैकेनिज्म लाना बहुत जरूरी होता है जहां पर लोगों में विश्वास हो उस वॉलंटरी मैकेनिज्म का, कि आप वो उस कोड ऑफ कंडक्ट और प्रोटोकॉल आप उसको उस ढंग से अप्लाई कर रहे हो जैसे होनी चाहिए एज पर बेस्ट प्रैक्टिस। जब तक उस डॉक्यूमेंट में वो एलिमेंट नहीं होगा, वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं आएगा, जब तक वो बात नहीं सामने आएगा कि हम एज अ यूजर, एज अ एंड यूजर या एज अ केयर गिवर हम कैसे समझेंगे कि सही ढंग से सही आदमी हमको आईसीयू में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और सही ढंग से कर रहे हैं जैसा कहा गया है गाइडलाइन में, वो तब हो सकता है जब एविडेंस क्रिएट करेंगे। एविडेंस क्रिएशन का कोई भी बात नहीं हुआ इस डॉक्यूमेंट में कि कैसे हम एविडेंस क्रिएट करेंगे और विश्वास पैदा कराएंगे, क्योंकि हर पेशेंट खोजता है एविडेंस। और कोई भी गाइडलाइन विदाउट अ मैकेनिज्म ऑफ एविडेंस, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर चीज को कानूनी रूप दीजिए, नहीं, हम कह रहे हैं कि गाइडलाइन बहुत अच्छा स्टेप है, सही स्टेप है, पेशेंट के लिए बहुत सही स्टेप है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी आज हमको ये कह के नहीं निकल सकता है कि हम आपको इतना दिन का नहीं देंगे आईसीयू, हम आपको आईसीयू का चार्जेस नहीं देंगे क्योंकि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो। अब एक गाइडलाइन आ गया है और एक एविडेंस आनी चाहिए सामने, ताकि हम इंश्योरेंस कंपनी को भी बता सकते हैं कि एज पर गाइडलाइन हॉस्पिटल ने नहीं फॉलो किया, और चूंकि वो नहीं फॉलो किया तो उसमें हमको दोषी मत ठहराइए एज अ पेशेंट। अभी जैसे आयुष्मान भारत, हम लोग इसको और एक्सपैंड कर रहे हैं। जब हम एक्सपैंड करेंगे तब हम लोग को इस ढंग का गाइडलाइंस लाना अनिवार्य है, लाना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट जिसको आईसीयू का जरूरत है उसको मिले,
जिसका जरूरत नहीं है उनको कन्विंस करें कि आपको जरूरत नहीं है, नहीं। और उस ढंग से रखें उनको जितना दिन रखनी चाहिए, ताकि सही ढंग से, भले आयुष्मान भारत हमारे टैक्स पेयर के पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को उत्तरदायित्व होनी चाहिए, कानूनी नहीं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि कानून लाइए, नहीं, वॉलंटरी रूप से लाइए। बिल्कुल सर, एक ऐसा और मुझे लगता है ये आपने सही कहा सर, और कम से कम एक बेंचमार्क सेट हो चुका है। आपने सही कहा, एक डॉक्यूमेंट तो है कम से कम, मरीज के लिए अनाप शनाप खर्चे ना हो, जो अनरियलिस्टिक उससे वादे करके और ज़बरदस्ती आईसीयू में डाला हुआ, इस तरह की चीज़ें ना हो। और दूसरा, एक पेशेंट और जो तीमारदार हैं और साथ ही साथ डॉक्टर के बीच में एक बेहतर रिलेशन स्थापित हो, आईसीयू का माहौल ठीक ठाक रहे। मुझे लगता है इस दिशा में बहुत मील का पत्थर है। हम देश के इन 24 डॉक्टर्स का बड़ा धन्यवाद भी करते हैं दिल से कि कम से कम आप लोगों ने मिल बैठकर एक गाइडलाइंस बनाई है। इस लिस्ट में पहले 2 नाम जिनका है, डॉक्टर शीला और डॉक्टर आर के मनी, दोनों हमारे साथ हैं फॉर्चुनेटली। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने वक्त निकाला। सर, मैम, प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा, आपने भी सर वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये हम सब की बेहतरी के लिए हो, एक बेहतर कल के लिए हो, पेशेंट सेफ्टी और जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सेफ्टी सबके लिए अच्छा हो। और भी ब्रेक डाउन करके हम इस पूरे मसले को आपके बीच पर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।